स्टूडेंट्स, क्लास 10th के सभी छात्रों को सुप्रभात। आज हम अपने एक नए चैप्टर के लिए तैयार हैं जिसका नाम है उत्साह अट नहीं रही। ये दो कविताओं के भाग हैं जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी महाकवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में जब तक निराला जी का नाम ना आए एक अधूरापन लगता है। तो एक अच्छे और एक बहुत श्रेष्ठ कवि की कुछ कविता की पंक्तियां हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। उससे पहले बहुत आवश्यक है कि हम निराला जी के जीवन वृत्त के बारे में जान लें, थोड़ा सा उनके बारे में समझ लें, क्योंकि निराला जी एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी रहे हैं जिनका अपना जीवन भी पूरी एक कविता, एक साहित्य को ही माना जा सकता है, साहित्य को समर्पित रहे। वो मूलतः उन्नाव जिले में उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन आपका जन्म जो है वो बंगाल में हुआ था। सन 1899 में महिसादर पश्चिम बंगाल में आपका जन्म हुआ था। जीवन बहुत संघर्षों से आपका भरा रहा, काफी कष्टप्रद रहा, लेकिन फिर भी आपने जो है वो ऊंचाइयां प्राप्त की साहित्य जगत में जो बहुत कम लोगों को ही नसीब होती है। उन्हीं में से एक थे हमारे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी के नाम से ये साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं और निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में इनकी पूरी संपूर्ण जो काव्य है, साहित्य रचना है, वो प्रकाशित है। आप साहित्य जगत में काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। साथ ही साथ आपने उपन्यास और आलोचना लेख इत्यादि भी लिखे हैं। गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अनामिका और परिमल, ये कुछ प्रमुख आपकी साहित्यिक कृतियां हैं। निराला जी बड़े अद्भुत कवि थे। अपनी बातों को कहने के लिए इनका जो सबसे प्यारा विषय था वो था बादल। बादल चूंकि प्यासों की प्यास बुझाता है, इसलिए आपने बादल को अपना मुख्य विषय बनाया था। और बादल के ही माध्यम से, चूंकि बादल एक उत्साह जगाता है जीवन में, एक बारिश करता है, देता है, वर्षा करता है, इसलिए ही शायद उन्होंने बादल को चुना था। बादल आपका प्रमुख विषय था। जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि उनका जीवन बहुत कष्टप्रद था, कठिनाइयों से भरा हुआ था। तो विधिवत शिक्षा आपने केवल 9th तक, कक्षा 9वीं तक ही पढ़ पाए थे। बाकी ये बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार थे, जो ज्ञान उन्होंने स्वाध्याय से अर्जित किया। स्वयं घर पर रहकर पढ़ाई की और पढ़ते हुए इन्होंने एक अच्छा साहित्य जो है इस तीनों विषय में भी अपनी गहरी पकड़ बनाई, पैठ बनाई। साथ ही साथ आप दर्शन शास्त्र और संगीत के क्षेत्र में भी विशेष रुचि रखते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति जो थे उनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आपका निधन जो है 1961 में हो गया था, लेकिन इस पूरे जीवन काल में आपने जो साहित्य रचना की, जो तपस्या की, उसको हम कभी नहीं भूल सकते और हिंदी साहित्य के लिए वो आपकी अमूल्य धरोहर है। निराला जी का जीवन आर्थिक रूप से भी विपन्न रहे, काफी संघर्ष करते रहे। बहुत जल्दी इनकी जो परिवार में इनकी पत्नी थी वो भी चल बसी थी और काफी इनके बच्चों का भी निधन हो गया था। ऐसा एक संघर्षों से भरा इनका जीवन रहा, दुखों से भरा रहा जीवन इनका। तो उन सब के बावजूद निराला जी ने उत्साह का संदेश दिया, जिसका एक प्रमुख कारण था उनकी अपनी सोच, अद्भुत व्यक्तित्व और साहित्य के प्रति आपका लगाव। तो ऐसी एक कविता जो हमें भी उत्साह से भर देगी, ऐसी एक कविता हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, उत्साह। उत्साह कविता भी जो है वो पीड़ित और प्रताड़ित जनों को शांति प्रदान करने के लिए बादलों का आवाहन करती हुई एक आवाहन गीत है। और हमने पढ़ा है कि निराला जी हमेशा शोषित वर्ग के प्रति संवेदना का भाव रखते थे, लेकिन साथ ही साथ वो अत्याचार के प्रति उनकी कविताओं में आक्रोश भी उपस्थित होता है। आक्रोश का, विद्रोह का भी भाव, वो जड़ता को कभी स्वीकार नहीं करते थे। वो हमेशा संघर्ष की आह्वान करते थे, विद्रोही कवि माने जाते थे निराला जी।
कि अगर अव्यवस्थाएं फैली हुई है समाज में तो शोषित वर्ग के प्रति एक प्रखंड विद्रोह के भाव की कविता में मिलते हैं। वही जो शोषित वर्ग है उनके प्रति एक दुलार का भाव भी इनकी कविताओं में देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के समग्र कवि के रूप में समग्रता के साथ ये कविता लिखते थे। तो उत्साह जो हमारी कविता है, नाम ही उसका उत्साह रखा है। उसके शीर्षक से हमें समझ में आ जाता है कि जीवन के प्रति भले ही कितना इनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन अपने उत्साह को उन्होंने कभी भी मिटने नहीं दिया। और इसी अद्भुत व्यक्तित्व का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बादल, चूंकि निराला जी का सबसे प्रमुख और सबसे प्यारा विषय रहा है, तो बादल को ही संबोधित करते हुए, जैसा हर कवि कोई ना कोई एक बिंब बनाता है और उस आधार पर अपनी बातों को कहता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो बादल जो है निराला जी का प्रिय विषय रहा है। अपनी बहुत सारी कविताओं में बहुत बार उन्होंने बादलों को ही आवाहन करते हुए अपने विचारों को प्रकट किया है। इस कविता में भी वो आवाहन कर रहे हैं बादलों का, और बादलों को टकरा टकरा के बहुत गर्जन के साथ बरसने का आवाहन कर रहे हैं। तो इस कविता का भाव भी यही है कि हे बादलों अब बरसो, चारों तरफ से छा जाओ और इस धरती पर इतनी तेजी से वर्षा करो कि इस धरती के जितने प्यासे जन हैं उनकी प्यास बुझ सके, उन्हें शांति प्रदान करो। ये एक भाव है। और जब हम इसकी गहराई में उतरते हैं तो ये दूसरा भाव ये है कि मनुष्य जो है वो इतना दुखी हो गया है, इतनी समस्याओं से वो घिरा हुआ है कि उसके जीवन में कोई नव उत्साह चाहिए, और वो उत्साह ऐसा हो कि वो सारी निराशा का उसके जीवन से अंत हो जाए। ऐसा भाव, एक दार्शनिक भाव भी इस कविता में है, जिसे लेखक ने लिखा है कि आपने लिखा है कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे का पाले विद्युत छवि उर्मे, विद्युत छवि अर्थात उत्साह के साथ, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल बरसो बादल गरजो। यहाँ पर बादल को गरजने के लिए कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी वर्षा होने से पहले वातावरण में एक सूर्य छिप जाता है, बादलों को ढक देता है बादल, सूर्य को भी, और रोशनी कम हो जाती है। और जब बादल गरजने लगते हैं तब हमें ये संदेश मिल जाता है कि बस थोड़ी ही देर में वर्षा होने वाली है। और हम ये समझ लेते हैं कि अब गर्मी का समापन हो जाएगा, गर्मी का अंत हो जाएगा। लंबी ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो हमें कितने उत्साह से हम भर जाते हैं, मन उसके आने की प्रसन्नता से भर जाता है कि थोड़ी ही देर में, अभी वर्षा प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन वर्षा आने का जो संदेश हमें मिलता है बादलों के गर्जन से, वही हमें एक अपूर्व उत्साह से भर देता है। तो पहले जो पद में उसी गर्जना का आह्वान लेखक ने किया है कि जोर जोर से गरजो हे बादलों, गरज गरज के अपने आने का संदेश दे दो कि अब बहुत जल्दी मैं पहुंच रहा हूं और आपकी प्यास जो है वो बुझने वाली है। तो ये जो एक संदेश, एक आशा का जो दीप जल जाता है मन में, वही आशा उत्साह को प्रकट करती है, उत्साह को जन्म देती और निराशा का अंत हो जाता है। उसे ही कवि ने अपनी कविता में लिखा है कि विकल विकल उन्मन थे, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, शीतल कर दो, बादल गरजो बादल गरजो। तो जैसा कि हमने कहा, साधारण अर्थों में कविता आह्वान कर रही है कि पूरी पृथ्वी जो है वो प्यासी है, पृथ्वी में जो रहने वाले लोग हैं, जीव जंतु प्राणी, सब प्यास से तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं पानी के लिए। इसलिए हे बादलों अब आओ और आकर इनकी प्यास बुझाओ। आने का कम से कम अपना संदेश तो दो। और बादलों का गर्जन जो है वो संदेश होता है वर्षा का। तो वो बादलों को गरजने का संदेश दे रहे हैं कि ये जो पीड़ित लोग हैं, जो व्याकुल लोग हैं,
इनकी व्याकुलता जो है, जिसने इन्हें जीने की भी आशा छोड़ दी है, तो इस व्याकुलता को दूर करने के लिए अपने आने का संदेश तो भेजो। और बादलों के आने का संदेश है बादलों का गर्जन। जब वो एक दूसरे से टकरा कर बादल गरजते हैं तो हमारे मन में एक संतोष, एक उत्साह जागता है, एक विश्वास जागता है कि बस थोड़ी ही देर में वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो हमारी प्यास बुझेगी, इस धरती की प्यास बुझेगी। तो साधारण अर्थों में कविता ये कहती है कि इसका अर्थ प्रकट होता है कि बादलों की गर्जना जो है वो उसके बारिश की संभावना है, और उस संभावना से मनुष्य के मन में या धरती के मन में उठने वाला विश्वास और उत्साह। और वहीं दूसरे व्यापक अर्थों में जब हम कविता में जाते हैं कि कोई ऐसा उत्साह फिर से हमारे मन में जागृत हो जाए जीवन जीने के प्रति, जहाँ पर नव निर्माण हो, जीवन में सारी जितनी भी निराशा हो उसका अंत हो जाए, उस निराशा को दूर करने का कोई ऐसा संदेश हमें मिल जाए कि जीवन फिर से स्फूर्ति से भर जाए, फिर उत्साह से भर जाए। तो एक ऐसे सुंदर भावों को ली हुई हमारी कविता पहली उत्साह, और इसमें सीधा सीधा संदेश निराला जी का यही है कि सच्चा जीवन उसी का है, जीवन को सही अर्थों में वही समझ पाया है जो जीवन को उत्साह से जीता है, जो जीवन में निराशा का अंत करके हमेशा कोई ना कोई समाधान ढूंढता है, उसी के लिए ये जीवन है। और हमेशा उत्साही बनकर जियो, हमेशा एक आस में जियो, तभी आप जीवन अच्छे से जी पाएंगे। ये सीधा सीधा संदेश है इस कविता का। दूसरी कविता जो है अट नहीं रही, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। हैव अ नाइस डे।